ठीक है, आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जैसे हम शरीर पर आभूषण पहनते हैं तो उससे शरीर की सुंदरता बढ़ती है। उसी प्रकार जो काव्य होता है तो काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी को आचार्य वामन ने संस्कृत में बोला था। उन्होंने लिखा था अलंकृति अलंकार। ठीक है, इसका अर्थ है सुंदरता बढ़ाने वाला। ठीक है, अब उसके भेद देखो। जो अलंकार होते हैं उसके 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, देखो शब्दालंकार शब्द से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें शब्द का चमत्कार होता है। मतलब जो भी चेंजेस होंगे, जो भी होगा वो एक शब्द के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, इसमें सेंटेंस वगैरह कुछ नहीं आता है। तो जो शब्द का स्थान है वो चेंज नहीं होता है इसमें। ठीक है, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ का चमत्कार होता है। ठीक है, अच्छा जो अर्थालंकार होता है उसमें शब्द जो होता है यूज़ होता है उसके स्थान पर दूसरा शब्द रख देने से पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अर्थालंकार है। उभयालंकार क्या होता है, उभयालंकार उभय मतलब दोनों, तो इसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही चमत्कार होता है, इसमें दोनों में ही। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसको, शब्दालंकार और अर्थालंकार को। ठीक है, तो शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, फिर यमक अलंकार। ठीक है, फिर वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, वैसे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ जाएंगे उपमा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार, फिर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार, अन्वय अलंकार। इससे में आने वाले अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, ये MPPSC में आएंगे और जो बाकी हैं वो अदर एग्ज़ाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे क्योंकि नॉर्मली जो शब्द उभय अलंकार होते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या था हमारा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किस के अंदर था, शब्दालंकार। ठीक है, किस भेद के अंतर्गत था, शब्दालंकार के। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वर्ण, एक अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो वर्ण होता है नॉर्मली क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सुरक्षित, सुंदर, सुखद, सुमन तुम पर खिलते हैं। ठीक है, इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, सवर्ण की। ये क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, अनुप्रास का। इतना क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर चली, मंदिर आए सॉरी। ठीक है, तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, म व्यंजन की। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। इतना क्लियर है। ठीक है, कार को ठीक से सीखने के लिए इसमें जितने सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे और जितने एग्जाम्पल्स इसके पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ही हम इसमें समझ पाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार। तो यमक क्या होता है, ये भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, मतलब शब्द की आवृत्ति होती है। ठीक है, उसमें वर्ण की हो रही थी, इसमें शब्द की हो रही है। ठीक है, अब शब्द के अर्थ की आवृत्ति जब होती है तो अर्थ भिन्न हो जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल समझो, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो ये घटा कौन सी है, ये कौन सी घटा है, जो नॉर्मली बादल छाते हैं तो जो काला बादल होता है उसमें, उस घटा की बात कर रहे हैं। और ये घमंड घटा मतलब कम हो गया। ठीक है, तो शब्द क्या है, एक है पर अर्थ क्या है, भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। ठीक है, मतलब वो 3 बेर खाती थी, एक फल की बात हो रही है। ठीक है, और ये बेर कौन सा है, दुश्मनी वाला बेर। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, शब्द की आवृत्ति हुई किंतु अर्थ है डिफरेंट। ठीक है, अब श्लेष क्या होता है, श्लेष भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें शब्द की आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, शब्द एक ही रहेगा परंतु वो एक शब्द ही अलग अलग अर्थ बता देगा हमको। ठीक है, उसी का प्रयोग अलग अलग अर्थ बताएगा। श्लेष का अर्थ चिपकना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे भिखारिन को देख पट देख बार बार। ठीक है, अब इसमें क्या है, देख की आवृत्ति नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे, पट की आवृत्ति। मतलब आवृत्ति नहीं, एक शब्द है उसके अर्थ 2 है।
तो एक पट का अर्थ होता है दरवाज़ा और एक पट का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है, तो उसका अर्थ डिफरेंट निकल रहा है। ठीक है, अब है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है, एक मान लो एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। ठीक है, अब बोला कुछ और है और सुना कुछ और है, तो वो वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें जो ये भी श्लेष जैसा ही है, अब इसलिए इसको दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है श्लेष मूलक वक्रोक्ति और एक होता है काकुमूलक वक्रोक्ति। ठीक है, श्लेष मूल वक्रोक्ति के अंतर्गत क्या होगा, एक शब्द में वही चिपक जाएगा दूसरा अर्थ। ठीक है, एमपीपीएससी है तो उसमें थोड़ा डीपली पूछ सकते हैं, श्लेष के अंतर्गत दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले श्लेष मूल वक्रोक्ति देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब हमने बोला एक कबूतर के देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक है, अब इसमें क्या, एक ने कबूतर से पूछा कहाँ अपर है, मतलब उसके पर के बारे में पूछ रहा था वो। ठीक है, पर फिर उसको कबूतर को क्या लगा कि वो बोल रहा है कहाँ अपर है, मतलब दूसरा कहाँ है, तो वो क्या बोलता है अपर कैसा, और वो उड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों ने मतलब उसने बोला कुछ और था और उसने समझा कुछ और। ठीक है, तो वो आता है वक्रोक्ति में। ठीक है, अब काकोमूलक में मेनली ध्वनि विकार होता है। जैसे अपन ने बोला आप जाइए, तो मतलब अपन उसको डरा रहे हैं कि जाके दिखा तो एक बार भाई। ठीक है, तो अपना मतलब क्या है कि आप नहीं जाइए। ठीक है, तो वो काकोमूल वक्रोक्ति होता है, इसमें ध्वनि विकार होता है। हम बोलते कुछ और है पर हमारा मतलब कुछ और रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हमारा आता है कौन सा, उसको क्लियर कर लेते हैं तीनों को एक साथ, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अनुप्रास में क्या होता है, वर्णिक आवृत्ति। ठीक है, यमक में क्या होती है, शब्द की आवृत्ति। ठीक है, और श्लेष में एक ही शब्द होता है, उसके अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, वर्णिक की आवृत्ति नॉर्मली वर्ण व्यंजन होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, इसमें अर्थ भिन्न होते हैं, शब्द अलग अलग है ना, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, उसमें एक ही शब्द के अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया तीनों का। ठीक है, अब आते हैं अर्थालंकार। इन सबको साथ में पढ़ेंगे, उपमा, प्रतीप, उपमेय उपमा, ठीक है, अनन्वय और एक रूपक। ठीक है, इनको साथ में पढ़ेंगे और एक ही एग्जाम्पल से, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे उपमा में बोलता है वो, एग्जाम्पल समझो, चंद्रमा के समान मुख, सुंदर मुख। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा के समान उसको कर रहे हैं। ठीक है, उसको उपमा दे रहे चंद्रमा की। ठीक है, और उपमा का जस्ट उल्टा होता है प्रतीप। अपन ने बोल दिया कि मुख जो है, मुख सा चंद्र, मतलब तुमने चंद्रमा को उसके मुख सा बोल दिया। ठीक है, तो उसका उल्टा। उपमेय उपमा में अपन ने उसको बोल दिया मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख। ठीक है, तो इसमें अपन ने दोनों ही बोल दिया, उपमा और प्रतीप दोनों को ही जोड़ दिया। ठीक है, फिर अनन्वय में हमने किसी की उपमा नहीं दी, जो था वही है, मुख सा मुख या मुख मुख ही सा। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, तो ये अनन्वय आता है। रूपक, रूपक मतलब हमने उसको उसका रूप दे दिया है, जैसे चंद्रमुख, तो मुख कैसा, चंद्रमा। ठीक है, जैसे अब देखो उपमा को ढंग से समझ लेते हैं। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख, अपन ने उसको उपमा दे दी। दो चीज़ होती हैं। ठीक है, मुख जो है वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है इसमें, विशेषण। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड यूज़ होता है इसमें, विशेष्य को ही बोलते हैं उपमेय और विशेषण को बोलते हैं उपमान। ठीक है, तो इससे बाकी सबको भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब आता है अपना, ठीक है, प्रतीप जो होता है वो किसका उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे उसमें हमने मुख को चंद्रमा की उपमा दी थी, तो अब हमने चंद्रमा को मुख की उपमा दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है उपमेय उपमा। इसमें क्या होता है, उपमा प्लस प्रतीप होता है, मतलब हमने क्या बोल दिया, इसमें मुख सा चंद्र, चंद्र सा मुख, इस टाइप का आता है, तो उसमें उपमेय उपमा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अन्वय अलंकार। ठीक है, इसको हमने पहले भी देखा था। तो इसमें वस्तु जो है उसका किसी अन्य से ना करते हुए उसी वस्तु से कर दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देखा था हमने, मुख मुख सा। ठीक है, तो हमने इसमें किसी अन्य से ना करते हुए उसी से कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, अब रूपक अलंकार में हमने क्या पढ़ा था, इसमें जो है उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है। मतलब हम क्या करते हैं,
उसी को उसी में छुपा देते हैं, मतलब किसी की ना तो उपमा दे रहे हैं और ना ही उसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं, हमने उसी को उसका ही रूप दे दिया, तो वो रूप देना ही रूपक होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें आ जाएगा जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, तो हमने खिलौने को चंद्र का ही रूप दे दिया है। ठीक है, तो वो आता है रूपक अलंकार। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह मतलब क्या, हमको शक है कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि संभावना और संदेह दोनों अलग होते हैं। ठीक है, संभावना नहीं है, संभावना मतलब उसमें पॉजिटिविटी होती है, जबकि संदेह में एक नेगेटिविटी होती है कि है या नहीं, कि संभावना में कि हाँ संभावना ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मुख्य है या चंद्र। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हैं, मतलब हम संदेह में हैं। ठीक है, तो इसमें क्या या का उपयोग होता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, एक ये आता है साड़ी बिच नारी या नारी बिच साड़ी। ठीक है, तो मतलब साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी पहनी है। ठीक है, तो इसमें या का उपयोग होता है, तो संदेह का ये सूचक जैसा ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, उसको हम पहले ही समझ चुके हैं, ऊपर बस एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तुम सम प्यारी चंद्रमुखी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, मेय और उपमान के पीछे एक संभावना होती है। ठीक है, संभावना किस रूप में होगी, देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मुख ऐसा मानो चंद्र जैसा। ठीक है, तो मुख को हमने कैसा बोल दिया, चंद्र जैसा मान लिया है, वो है नहीं ऐसा, और ना हमने उसका रूप दिया है। ठीक है, तो इसको पहचानने के कीवर्ड्स क्या हैं, मानो, जानो, मनु, जनु, मनुहु, जनहु। ठीक है, ये सब उत्प्रेक्षा के कीवर्ड्स है, अगर जिसमें भी ये आता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब क्या, बहुत भैया हमने बढ़ चढ़कर बोल देना, तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अतिशयोक्ति को हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका, क्या कि आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार और चेतक था उस पार। ठीक है, तो मतलब भाई इससे अपन को क्या समझ आ रहा है कि राणा सोचता ही रह गया और चेतक तो है उस पार पहुंच गया, मतलब तुमने बहुत अतिशयोक्ति कर दी कि ऐसा कहीं हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अनुप्रास पढ़ चुके हैं जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, श्लेष पढ़ चुके हैं जिसमें एक ही शब्द होता है अर्थ भिन्न होते हैं। ठीक है, यमक में शब्द की ही आवृत्ति होती है, 2 बार आता है पर अर्थ भिन्न होते हैं। वृकोक्ति में क्या होता है, इसमें समझ मतलब सामने वाला वक्ता और श्रोता की समझ में अंतर हो जाता है। ठीक है, 2 प्रकार था, काकू में ध्वनि का अंतर हो जाता है। ठीक है, पुनरुक्ति, अच्छा पुनरुक्ति नहीं बताया है इसलिए क्योंकि आप इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं हिंदी की वीडियोस में, तो अगर नहीं है तो फिर हिंदी की वीडियोस अब नहीं डलेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने उपमा पढ़ा, उपमा में क्या पढ़ा हमने कि किसी उपमा दे दी, रूपक में उसी का रूप दे दिया, उत्प्रेक्षा में संभावना दे दी, प्रदीप में उसका उपमा का उल्टा कर दिया, अतिशयोक्ति में बढ़ चढ़ कर बोल दिया, संदेह में या वाली आ गई और अन्वय में वस्तु का वस्तु से ही कर दिया था। ठीक है, अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना है जिससे कि आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।